नमस्कार, मैं अशोक व्यास। कार्यक्रम इनसाइट टुनाइट के 6 महीने पूरे होने पर आप सबको बधाइयां देते हुए आज बधाई की विशेष बात यह है कि हमारे साथ बधाइयों का कारवां सा चलकर आया है भारत से। त्रिवेणी अगर शब्द का प्रयोग करें तो हम गंगा जमुना सरस्वती के पावन संगम तक जा पहुंचते हैं अपनी स्मृतियों से। और भारत, जब हम बात करते हैं कि आभा में रत रहने का अर्थ भारत है, तो ये आभा है ज्ञान की, और वो ज्ञान हमें संस्कारों के रूप में सिंचित करने के लिए काव्य धारा के रूप में कई शताब्दियों से प्रवाहित होता रहा है। इतनी बातें जब सुनते हैं, कहीं कहीं बड़ी संजीदगी का एहसास होता है, पर उस संजीदगी के साथ साथ जो हास्य और प्रफुल्लित भाव को जागृत करने वाली काव्य रसधारा को हम तक बार बार लाने वाले जो कवि गण हैं, आज के कार्यक्रम में उनका विशेष रूप से स्वागत करने का अवसर है। और इस अवसर के साथ साथ एक बड़े आयोजन की खबर भी है। खबर की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले स्वागत डॉक्टर सरिता शर्मा जी का। नमस्कार। सरिता जी, आपको कविताओं के अलावा गीत, गजल और हर विधा में आप लिखती रही हैं। महत्वपूर्ण कवि सम्मेलन जैसे राष्ट्रीय कवि सम्मेलनों के अलावा भारत से बाहर कई देशों में आपने मंत्र मुग्ध कर दिया है दर्शकों को। और ये बानगी जो एक चित्र हमें दिखाई दे रहा है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आपके एक पुस्तक का लोकार्पण किया। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण मंच आपके द्वारा शोभा पाते रहे हैं। और जब लाल किले की कविताओं, बल्कि लाल किले पर होने वाले कवि सम्मेलन का जिक्र किया जाता है, तब भी आपको याद किया जाता है। सरिता शर्मा जी को टेलीविजन और रेडियो के द्वारा सुनने का सौभाग्य दर्शकों को, श्रोताओं को मिलता रहा। इससे पहले कि मैं और हमारे आज के अतिथि कवियों की तरफ बढ़ूं, सरिता जी, आप 4 पंक्तियों से हमारे दर्शकों से जुड़े। बिल्कुल। मैं पूरी दुनिया को चाहती हूँ कि प्रेममय कर दूं, तो 4 पंक्तियां भारत की तरफ से और भारत में भी ब्रिज की तरफ से पूरी दुनिया को एक संदेश के रूप में मैं कहना चाहती हूँ। रंग कुछ और ही चढ़ा होता, रंग कुछ और ही चढ़ा होता, एक नया आचरण गढ़ा होता, तुमने गोकुल की गोपियों से अगर प्रेम का व्याकरण पढ़ा होता। तो प्रेम का व्याकरण गोकुल की गोपियों से पढ़ने की बात हम तक पहुंचाने वाली डॉक्टर सरिता जी कुछ प्रेम, कुछ भाव की बातें हम तक पहुंचाएंगी, पर उनको दर्शकों तक पहुंचाते रहे हैं कई मंचों से संचालक के रूप में जो सरदार मंजीत सिंह जी, उनका नाम लेते हुए भी थोड़ी थोड़ी मुस्कुराहट सी आने लगी है, क्योंकि उन्होंने अपनी एक छवि इस तरह की बनाई है। तो वैसे बड़े गंभीर किस्म के क्षेत्र से संबंध रखने वाले मंजीत सिंह जी जो हैं, उन्होंने कई कृतियां उनकी प्रकाशित हुई हैं। उसमें मुझे विशेष रूप से स्मरण आ रही है शाकाहारी मक्खियां, ये उनका काव्य संग्रह है। इसके अलावा आपने कई देशों की यात्राएं की हैं, हंसते हंसते बैंकॉक, मस्कट, अमेरिका के अलावा टोरंटो, कनाडा इत्यादि स्थलों में आप पहुंचे। आपको जो सम्मान मिले हैं उनकी फहरिस्त भी बहुत लंबी है। उनमें से रंग महोत्सव का मैं जिक्र करते हुए, और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति उत्तरी अमेरिका द्वारा भी आप सम्मानित हुए। एक और पुरस्कार राष्ट्रीय आत्मा स्मारक समिति कानपुर की तरफ से आपको मिला था, विंध्यवासिनी पुरस्कार। पर सबसे पुरस्कार बड़ा वो होता है जो ठहाकों के रूप में दर्शकों से सरदार मंजीत सिंह जी के पास पहुंचता है। तो आपकी तरफ से क्या उपहार उन्हें मिलेगा, सुनते हैं 4 पंक्तियां आगे बढ़ने से पहले। देखिए, 4 पंक्तियों की बात है तो मैं 4 पंक्तियों से शुरू करता हूँ। आजकल की जो स्थितियां हैं उसमें देखें आप कि एक लैला के 5 है मजनू, एक लैला के 5 है मजनू, रांझे की 36 हीरे। वाह। एक लैला के 5 है मजनू, रांझे की 36 हीरे, डेटिंग करते बदल बदल के, आया नया जमाना है,
डेटिंग करते क्या बात है, क्या बात है। डेटिंग करते बदल बदल के आया नया जमाना। ये तो नए जमाने पर बड़े गौर से अपनी नजरें रखे हुए सरदार मंजीत सिंह जी के अंदर कविताएं सुनते सुनाते कितना परिवर्तन आया, इसका परिचय तो हमें आने वाले समय में मिलने वाला है। आज भी इस कार्यक्रम में मैं अब ये अवसर प्राप्त करना चाहता हूं कि आपके साथ एक छोटा सा वीडियो क्लिप, I want to share this and then I'll introduce the next poet who has joined us. This is the video from Rashtrapati Bhavan. So let's take a look. Ravi, Padma Shri Surinder Dubey ji. Dr. Surendra Dubey, Sahitya. तात्कालिक जो हमारी राष्ट्रपति महोदया थी प्रतिभा पाटिल जी, उनके कर कमलों से पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने वाले सुरिंदर दुबे जी को सम्मान तो दर्शकों से और उनके श्रोताओं से अलग अलग स्थानों पर मिलता रहा है, जिसमें आपने भारत के अलावा कई देशों में, अमेरिका में भी आप पधारे तो 12 शहरों में आपने काव्य पाठ किया है, इंडोनेशिया आप गए हैं और सारे देशों के नाम मैं नहीं ले रहा हूं। व्यंग श्री से आप सम्मानित हुए हैं। इसके अलावा गणतंत्र दिवस पर जो विशेष रूप से लाल किले पर कवि सम्मेलन होता है, उसमें भी आपने 4 बार अपनी कविताएं सुनाई हैं। बहुत सारे आपके प्रकाशित ग्रंथ हैं, जिसमें से मिथक मंथन काव्य संग्रह है, और एक प्रश्न वो करते हैं किस पर कविता लिखूं, उस पर भी आपका काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ। और हमारे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा भी उनकी कहानी पुस्तिका झूठ का परिणाम प्रकाशित हुई थी। और आज जब हम बातचीत को आगे बढ़ाएं तो सुरेंद्र दुबे जी का स्वागत करते हुए 4 पंक्तियां आप भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। व्यास जी, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं। 4 पंक्तियां कि आज के माहौल में जब दिल रोता है, दिमाग रोता है, आत्मा रोती है, मन रोता है, हंसना बहुत कठिन होता है। क्या बात। एक तो हंसी आती नहीं है, आती है तो मुस्कुराहट में बदल जाती है, ठहाकों तक नहीं पहुंच पाती है। माना आपका बौद्धिकता से ठेका है, लेकिन आपने कभी किसी बैल को हंसते हुए देखा है? कभी कोई भैंस आपको मुस्कुराते हुए नजर आई? एक बात याद रखना मेरे भाई, ये जिंदगी का बहुत बड़ा तर्क है। हंसी जानवर और इंसान के बीच का बहुत बड़ा फर्क है। क्या बात है। हंसी जानवर और इंसान के बीच का बहुत बड़ा फर्क है। और इंसानियत जगाने की दृष्टि से कुछ संस्थान न्यूयॉर्क में विशेष रूप से समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं। उनमें से एक हमारा है आर्य समाज भी, जो आर्य समाज ऑफ न्यूयॉर्क के अध्यक्ष चंद्र भान जी हमारे साथ विराजमान है। और 20 तारीख को एक विशेष आयोजन इन सब कवियों की उपस्थिति में आपके लिए जो होने वाला है उसके बारे में, और जो आर्य समाज की आने वाली योजना है उनके बारे में संक्षेप में चंद्र भान जी आप हमें कुछ बताएं। सबसे पहले मैं ITV अशोक व्यास जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने आज ये हमारा कार्यक्रम लाइव टीवी का रखा है। 20 तारीख फ्राइडे को 6:30 बजे हिंदुस्तान के माने हुए कवि सरदार मंजीत सिंह जी, जिनकी मातृभाषा पंजाबी होते हुए भी हिंदी का इतना बड़ा काव्य लोगों को दे रहे हैं, और आर्य समाज इसको प्रोत्साहित करता है, क्योंकि आर्य समाज एक सामाजिक संस्था है। इसका हमेशा से वैदिक धर्म के प्रचार के साथ साथ ये है कि हम अपने आने वाली जनरेशन को कैसे अपने कल्चर में डाल सकें, और इसकी एक कड़ी ये रखते हुए हमने 20 तारीख का कार्यक्रम रखा है। इसमें डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, डॉक्टर सरिता शर्मा जो भारत से यहाँ आए हैं, उनके लिए हमने ये कार्यक्रम रखा है। तो मेरी सभी दर्शकों से और सुनने वालों से प्रार्थना है कि 20 तारीख को 6:30 बजे हाई स्कूल टीचिंग ये यूनियन टर्नपैक और कॉमनवेल्थ के
कॉर्नर पे है, आप ज़रूर पधारें, आपका स्वागत है। तो चंद्रभान, जब आपका स्वागत कर रहे हैं और उस स्वागत के बारे में आपको कुछ और सूचना प्राप्त करनी हो तो उनका फोन नंबर भी उनसे पूछ लिया जाए। आपका फोन नंबर 917-299-1589। तो ये जो अंक हैं ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारे जीवन में निभाते हैं। आप अमेरिका में रहते हैं तो सोशल सिक्योरिटी के बिना काम नहीं चलता है। कहीं आईडी बतानी हो तो ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर के जो अंक हैं वो आपके काम आते हैं। अंकों को लेकर मंजीत सिंह जी की तरफ जब हम बढ़ें तो कौन सा ऐसा अंक है जिसके द्वारा सबसे बड़े साइज का हास्य का द्वार खुलता है मंजीत जी? ऐसा है जी, बात क्या है, द्वार खुलता, अब आप घबरा गए बताते बताते, पूरी बात बताते हैं तो बात हो जाती। कोई दिक्कत नहीं होती चीज़ों को स्वीकार करने में। है क्या कि लोग जो है 12 बजे की बड़ी बात करते हैं, लेकिन ईमानदारी की बात अगर आप सोचें, अगर लोग करते हैं ना मंजीत जी तो फिर भी बात समझ में आती है, लेकिन आप करते हैं तो समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं, मैं तो इसलिए करता हूं कि जो लोग करते हैं मैं उनको बताने के लिए करता हूं कि इसके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है, और बहुत चीज़ें छुपी हुई हैं जी। एक सामान्य आदमी तो उसके पीछे की बात नहीं जानता, लेकिन मैं इस बात को, देखिए आप देख सकते हैं अच्छी तरह से, भगवान राम का जन्म कब हुआ? दिन के 12 बजे। भगवान कृष्ण कब पैदा हुए? रात के 12 बजे। अच्छा, रामचंद्र जी दिन में हुए, त्रेता में हुए, भगवान कृष्ण हुए द्वापर में। अब ये कलयुग चल रहा है। अशोक जी किसी देवता ने अवतार लेना था, वो सरदारों ने ले लिया। और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैं ईमानदारी से आपको प्रूव करता हूं बात को। मनमोहन सिंह जी चुनाव लड़े लोकसभा का, MP नहीं बन सके दक्षिणी दिल्ली से, और देखिए अब 10 साल से जो है वो PM बने हुए रहे, देश के 10 साल प्रधानमंत्री रहे। तो ये वारा का अवतार है। मैं तो दुबे जी को कहता हूं कई बार कि भाई हमारी मूर्ति लगा के पूजा कर लिया करो, पर वो तो दुबे जी क्या कहते हैं इस बारे में? भाई हमारे इतने दिन तो खराब नहीं है, ये बात जरूर है, लेकिन ये बात तो जरूर है ब्यास जी कि सिखों ने हिंदुस्तान की आज़ादी में जो शहादत दी है उसके बिना हिंदुस्तान कभी आज़ाद नहीं हो सकता था। बिल्कुल। मैंने पोर्ट ब्लेयर में कविता पढ़ी है, सेलुलर जेल में, वहाँ के म्यूज़ियम में जिन शहीदों की फ़ोटो टंगी हुई है उसमें 80% तस्वीरें सिखों की हैं। अच्छा। हमारे यहाँ बहुत बड़े कवि पवार जी, उनकी 4 पंक्तियाँ, इनके बात का समर्थन करता हूँ। हम मजाक करते हैं, हम दोनों वाइट लेफ्ट एंड ब्लैक एंड वाइट प्रोग्राम भी करते हैं जिसमें वाइट मैं होता हूँ, ब्लैक ये होता है, लेकिन फिर भी सिखों के अवदान को रेखांकित करना ज़रूरी है। हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद सिंह की संतानों का, हम क्या मूल्य चुकाएंगे इनके आंखों के पानी का, जिनकी पूजा करते हैं आज़ादी के आधारों में, जिनके 2-2 बेटे चुन के दीवारों में। वाह, क्या बात। तो सिखों के अवदान को हंसी मजाक के लिए बहुत अच्छा आइटम है, इसमें 2 मत नहीं है। ये हमारे बहुत काम आता है, मैं भी इसके बहुत काम आता हूँ। तो मैं आपको बताऊं, उसमें जो मैं आपसे अनुमति ले रहा हूँ थोड़ी सी, क्योंकि आपने जिस स्तर की बात शुरू की, उन्होंने कुछ दूसरी जगह जाके उसको पकड़ के, और ये उन्होंने आपको पता भी नहीं लगा कि उन्होंने आपके साथ क्या कर दिया। नहीं, वो तो है, पर मैं आपको और भी बताऊं इस बारे में। मैं और भी बताना चाहता हूँ कि एक तो मैं ये जो लतीफ़े बने हैं ना, कारण क्या है, मैं उसके बारे में बाद में बात बताऊंगा आपको, पर पहले ये 12 की बात पूरी कर लेना, अभी तो अधूरी रही है। तो मेरी प्रशंसा करने लग गए तो मैं क्या करूँ, मैं बड़ा संकोची सा आदमी हूँ, तो स्वीकार करनी पड़ती है प्रशंसा। हाँ, बड़ी मेहरबानी। तो वो है क्या जी कि घड़ी में 3 सुइयाँ हैं। सबसे जो तेज भागने वाली सुई है वो सेकंडों की है, और अगर आप सभी लोग देखें तो वो बहुसंख्यक हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरी सुई है मिनटों वाली। अब देश की जनसंख्या के हिसाब से वो रिप्रेजेंटेशन करती है मुस्लिम भाइयों का। तीसरी सुई का पता नहीं लगता कि चल रही कि नहीं चल रही है, घंटे वाली। सरदारों के हिस्से में वो आई है। अच्छा, जहाँ तीनों सुइयाँ मिलती हैं अशोक जी, वहाँ 12 बजते हैं। अगर देश में राष्ट्रीय एकता पैदा करनी है, कम्युनल हार्मनी पैदा करनी है, प्रेम पैदा करना है, भाईचारा पैदा करना है, तो इन तीनों सुइयों को मिलाना होगा और देश के 12 बजाने होंगे। तो ये जो देश के 12 बजाने वाले संदर्भ को एक नया अर्थ गुदगुदी करते हुए देने वाले सरदार मंजीत सिंह जी की उपस्थिति को सलाम करते हुए मैं फिर मैं 1 मिनट, मैं आपसे आधा मिनट और लेना चाहता हूँ, आपको रोकते हुए 2 मिनट दे दूंगा, रोकते हुए जी। इसलिए कि जहाँ से बात आपने शुरू की, वरना लोग घबराते हैं। मैं आपकी प्रशंसा इसलिए करता हूँ कि वरना इन विषयों को छेड़ने में लोग घबराते हैं।
तो मैं उसी को पूरा करते हुए बताता हूँ। दरअसल क्या है कि आप महसूस करते होंगे कि जितने लतीफ़े कंजूसी के हैं वो अग्रवाल समाज पर, गुजराती समाज पर लोग डालते हैं। अच्छा, बाकी जो कहते हैं साहब बुद्धि नहीं है, वो जाटों को और सरदारों को शामिल करते हैं। इसका लॉजिक सबसे बड़ा ये है कि पैसा जो केंद्रित है वो अग्रवाल समाज और गुजराती समाज वालों के पास है, तो लोग दूसरे जो है कंजूस बताना शुरू कर देते हैं। अब सरदारों से, जाटों से पंगा ले नहीं सकते, पता है सामने तो 2-4 पेल देंगे, तो पीछे कहते हैं कि ये है, ये वो है। तो ये अपनी अपनी जो स्थितियाँ हैं उसको बचा के और दूसरे पर पीठ पीछे व्यंग करने की बात है, और वरना इन बातों में कुछ रखा नहीं है। तो जहाँ रखा है मैं वहीं जा रहा हूँ आपकी अनुमति लेते हुए, और जहाँ रखा है वो बात वहाँ से आती है जहाँ थोड़ा चिंतन, थोड़ी गहराई और थोड़ा भाव और इन सब रसों का संगम होते हुए जब हम डॉक्टर सरिता शर्मा जी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एक कविता में आपने कान्हा के प्रकटन के संबंध में भी कुछ कहा है, यदि वो स्मरण है तो वहाँ से शुरू करें। अशोक जी, मैं तो बल्कि प्रशंसा करूंगी कि आप उस छंद की मुझे याद दिला रहे हैं जो मैं प्रायः कभी नहीं कहीं पढ़ती हूँ, शायद कभी कहीं पढ़ा होगा 2-1 बार बस, लेकिन मुझे याद आता है तो मैं सुनाती हूँ। सवैया है जी। और सवैये घनाक्षरी सोरठे ये कम लिखे जाते हैं, मैंने कोशिश की है जैसा भी मैं कह पाई हूँ, सुनिए। प्रगटे मधुसूदन या मथुरा, मथुरा एक पावन धाम भई। इसमें हल्का सा ब्रज भाषा का संस्पर्श है जो इसे माधुर्य देता है और ब्रज के परिवेश से, कृष्ण के परिवेश से जोड़ता है कि प्रगटे मधुसूदन या मथुरा, मथुरा एक पावन धाम भई। जब श्याम की झाई परी तन पे, जमुना जल की दुति श्याम भई। मुरलीधर की मुरली सुन के, सब बावरी सी ब्रज बाम भई। और नंद नंदन के पद वंदन सो, ब्रज की रज पुण्य ललाम भई। नंद नंदन के। और इसी से जुड़ा हुआ एक छंद था अशोक जी, कि मैंने कल्पना की, ऐसा बहुत सुना करती थी मैं कथाओं में, प्रसंगों में, कि जब बांसुरी बजाते थे निधिवन में कान्हा, तो सारी गोपियां ब्रज की अपने अपने दूध मुंह पे रखे होते थे, बच्चे झूले में सोते रह जाते थे और घर का काम अधूरा रहता था, सब कुंजों की ओर चल देती थी उनके बांसुरी की धुन पर दीवानी होकर। तो मैंने कल्पना की कि चल तो देती थी, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि उनके अपने स्वरूप में, सौंदर्य में या अपनी कोई खासियत नहीं थी। तो मैंने कल्पना की कि जब राधा जी उस धुन को सुनकर निकलती होंगी तो पूरे वातावरण में क्या होता होगा। तो एक छंद मैंने कहा अपनी कल्पना से, सुनिएगा। कि मुरलीधर की मुरली सुन के वृष भानु लली घर सो निकली। मुरलीधर की मुरली सुन के वृष भानु लली घर सो निकली। धरनी पे धरे पद पंकज तो मकरंद की गंध बयार चली। मुख चंद्र निहार निहार खिली, कहूँ चंपा कहूँ कचनार कली। और जब दृष्टि में राधिका रानी भरी, सब सृष्टि लगी बदली बदली। जब दृष्टि में राधिका रानी भरी, तो जो सृष्टि लगी बदली बदली, तो कुछ बदलाव जो है वो हमेशा होता रहता है। अब वो बदलाव हमें कैसा लगता है और उसको कैसा लगना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा जब सरदार मंजीत सिंह जी से करेंगे, तब तक आप और हम ले चुके होंगे ये छोटा सा ब्रेक। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। To advertise in this show, please call 347-653-1309. Your eyes are the windows to your world. Trust your eyes to Malik Eye Care. This is where ophthalmology, optometry, and opticianry join under one roof to meet all your vision needs. Our offices house a plethora of state-of-the-art lasers and diagnostic equipment. I'm a board-certified ophthalmologist and a member of the American Academy of Ophthalmology, and also a fellow of the American College of Physicians and Surgeons. I've done thousands of ocular surgeries to restore vision to many patients. Consult our offices to see how we can improve your vision. We look forward to seeing you at your next appointment. Spirituality is the medium.
which frees our mind of all emotional shackles and temptations and guides us towards enlightenment and peace. Himali Spiritual Center is the gateway to liberation from pain, misery and suffering. Here, through religion, meditation, yoga, worship and gem therapy, all troubles are treated. Himali Spiritual Center, 718-887-2929. फिर आपका स्वागत है इनसाइड टुनाइट में। और आज के इस कार्यक्रम में हास्य व्यंग्य के साथ जो कविता से हमारे लिए पोषित करने वाले तत्व हैं, उनसे जोड़ने के लिए डॉक्टर सरिता शर्मा जी हैं, सरदार मंजीत सिंह जी हैं और हैं पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी भी। और इन तीनों को हमारे साथ लेकर आने वाले जो आज विशेष रूप से हैं आर्य समाज के अध्यक्ष महोदय चंद्र भान जी से फिर एक बार चंद्र जी आपको मैं मुस्कुराने के लिए निवेदन करते हुए आप ये बताएं कि आप कितने उत्साहित होते हैं जब आप इस तरह के हिंदी के कवि सम्मेलन सुनते हैं, आपकी अपनी क्या अनुभूति रहती है? बहुत खुशी होती है अगर कोई हिंदी का कार्यक्रम हो, क्योंकि हम बेसिकली हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं। अपनी भाषा हम जो पीछे छोड़ आए हैं, अगर उसको उतने ही उत्साह के साथ दूसरी जगह पे भी फैला के रखें तो हमारा आने वाला भविष्य जो है वो बहुत उज्जवल हो सकता है। हमारे बच्चे हमारी संस्कृति, हमारी संस्कार को आगे लेके चलें। तो आप जो आयोजन करने वाले हैं शुक्रवार को, उसके बारे में सूचना दिखाई जा रही है। क्वींस हाई स्कूल ऑफ टीचिंग है 74-20 कॉमनवेल्थ बुलेवार्ड बेलरोज में, जहां पर ये आयोजन हो रहा है। तो इस आयोजन के पीछे आप हैं, उसके लिए तो आपका धन्यवाद करते हुए हमारे दर्शक उस कार्यक्रम का भी आनंद ले सकते हैं। एंड दिस इज लाइव। तो यदि आपके मन में कुछ काव्य के संस्कार ऐसे हैं जो हमारे इन उपस्थित कवि मनीषियों से जोड़ना चाहते हैं, तो फील फ्री टू कनेक्ट विद अस बाय कॉलिंग लाइव। जब मंच पर होते हैं सरदार मंजीत सिंह जी, तो जितनी अच्छी तालियां बजती हैं उतनी अच्छी कविताएं सुनाते हैं। पर यहाँ आप ऐसा ना करिएगा कि फोन करें तो ही आप अच्छी बात कहें, आप वैसे भी अच्छी बात कह सकते हैं। नहीं, मैं ज़रूर एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ आपको। और अभी चुनाव होके हटे हैं, उससे संदर्भित जुड़ी हुई चीज़ें जो महसूस करेंगे आप। ग्राहक ने 500 का नोट दुकानदार की ओर बढ़ाया। ग्राहक ने 500 का नोट दुकानदार की ओर बढ़ाया। दुकानदार ने जांचा परखा और नकली कह के वापस लौटाया। तो ग्राहक बोला, ये नोट मुझे मंत्री जी के पीए ने दिया है, ये नोट मुझे मंत्री जी के पीए ने दिया है, असली है, बिल्कुल धांसू है। दुकानदार बोला, आरबीआई और धागा तो ठीक है, लेकिन इस नोट में गांधी जी की आंखों में आंसू हैं, लेकिन इस नोट में गांधी जी की आंखों में आंसू हैं। तो ग्राहक बोला, तुम ठीक कह रहे हो, कि तुम ठीक कहते हो, प्रजातंत्र के आकाश में काले बादल घिर रहे हैं। तुम ठीक कहते हो, डेमोक्रेसी के आकाश में काले बादल घिर रहे हैं। ये नोट मुझे वोट देने के बदले में मिला है, शायद इसीलिए गांधी जी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, शायद इसीलिए गांधी जी। तो सरदार मंजीत सिंह जी की ये कविता सुनते हुए मैं आपके साथ हुल्लड़ मुरादाबादी जी का ये दोहा पहुंचाना चाहता हूं कि खुद तो रोए रात दिन और सबको बहुत हंसाए, बनना जग में मस्खरा सबके बस का नाय। बड़े। तो मुझे लगता है डॉक्टर सरिता जी, आपके बस में हंसाना कम है, बल्कि जो आपकी काव्य धारा है, जिस तरह से आप प्रेरणा पाती हैं कुछ कहने के लिए, वो कुछ अलग जमीन है ऐसा। जी बिल्कुल, मैं आपसे यही कहना चाहती थी। मुझे ऐसा लगता है कई बार, और कई लोगों ने इस पर मेरी कविताओं पर एमफिल हुई हैं आगरा यूनिवर्सिटी से, और एक और चंडीगढ़ के प्रोफेसर साहब ने एक किताब लिखी है काव्य कालिंदी, डॉक्टर सरिता शर्मा, वो फेसबुक पे है अगर आपने देखा हो। तो
उन लोगों ने जब लिखा तो मैंने जब उसको पढ़ा अपने बारे में तो मुझे एहसास हुआ कि हमारी कविताएं कहीं ना कहीं हमारे जीवन से इतने गहरे जुड़ी हैं कि क्रमशः यदि मेरी 7 किताबें रख ली जाएं तो पहली किताब से शुरू करके आखिरी तक आते आते पूरा जीवन की कहानी जैसे समझ में आने लगती है। तो हम अपने जीवन से ही कहीं ना कहीं चीजें महसूस करते हैं और अनुभूति की जो तीव्रता होती है, संवेदना जो होती है, वो गीतों में, कविता में ढलती है और हमें हल्का रखती है। कविता मेरे लिए सिर्फ मंच पे तो मैं बाद में आई, मैं नौकरी करती थी, लेकिन कविता मेरे लिए अपने आप को हल्का रखने का, अपने आप को निःसृत करने का एक माध्यम रही है। और मुझे लगता है कि स्त्री का मन इतना गूढ़ और इतना जीवन उसका रहस्यमय होता है, कहना चाहिए, कि उसमें अपार भंडार भरा हुआ है अनुभूतियों का और अनुभवों का, तो वो कहीं ना कहीं कविता में ढलते हैं। मैंने स्त्री विमर्श काफी लिखा है। मैंने कन्या भ्रूण हत्या से ही शुरुआत की थी मंचों पर, और उस गीत के कारण मुझे, उन कविताओं के कारण बहुत उनमें से कोई एक कविता छोटी सी हमारे साथ। एक गीत है असल में, वो ये उस समय की बात है। मेरी बेटी 24 साल की मेरे पास, ईश्वर की कृपा से मेरी बेटी है, मैं सौभाग्यशाली हूँ, उसकी माँ हूँ। तो उस समय मैं मथुरा में रहती थी और वहाँ भयंकर रूप से ये प्रचलन हो गया था कि टेस्ट कराइए, अल्ट्रासाउंड कराइए, और अगर लड़की है तो उसे अबॉर्ट कर दीजिए। और ये चीज़ मेरे काव्य मन को, संवेदनशील मन को बहुत दुख देती थी, और मैंने खुद भी इस समस्या को से 2-4 हुई, मैंने संघर्ष किया, मुकाबला किया और ऐसा नहीं होने दिया। मैंने टेस्ट के लिए ही मैं राजी नहीं हुई। इसके लिए मथुरा जैसे शहर में उस समय कितना विरोध हुआ होगा। तो तब एक गीत मैंने लिखा था, स्वागत। मैंने वो गीत लिखा था कि अगर वो अजन्मी कन्या, जिसे पता है कि मुझे मार दिया जाएगा, बोल सकती तो क्या बोलती। उसके 1-2 बंद आपको जल्दी से सुना देती हूँ, सुनिए। चाहे मुझको प्यार न देना, चाहे तनिक दुलार न देना, कर पाओ तो इतना करना, जन्म से पहले मार न देना। मैं बेटी हूँ, मुझको भी है जीने का अधिकार, मैया जन्म से पहले मत मार, बाबुल जन्म से पहले मत मार। मैं इसका एक बीच का बंद सुनाती हूँ आपको, जिसमें मैंने बताने की कोशिश की है कि बेटियां भी कहीं वंश का नाम चलाने में पीछे नहीं रहती। ऐसे उदाहरण हमारे इतिहास में है, देश में है, कि थोड़ी नजर बदल कर देखो, संग समय के चल कर देखो, बेटी से भी नाम चलेगा, ठहरो जरा संभल कर देखो, चौथे पन की लाठी बनकर दूंगी दृढ़ आधार, मैया जन्म से पहले मत मार, बाबुल जन्म से। इसके सारे मैं गीत कोशिश कर गाने की भी कुछ कला बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जब मैंने मंच शुरू किए थे तो मैं तहत में कविताएं पढ़ती थी और अकेले में गुनगुनाया करती थी। तो धीरे धीरे वो ऐसा हुआ कि गुनगुनाहट में कविताएं निकलने लगी। तो सरिता जी की अनुमति से ये सरदार मंजीत सिंह जी की सन्निधि के द्वारा भी कुछ सुरों के संस्कार सरिता जी तक पहुंचे हैं क्या? देखिए जी, मैं तो बल्कि इसका उत्तर दूं से पहले मैं बात कहना चाहता हूँ। इन्होंने ये कविता पढ़ी, अरे हमारी क्या स्थिति होती है कि डॉक्टर दुबे और हमें जो है ये मानकर लोग समझते हैं कि इन्होंने तो कभी गंभीर कविता लिखी नहीं होगी, हास्य का ही माना जाता है। हम चूंकि मंच पर होते हैं, लोग हमसे अपेक्षा करते हैं, तो हमारा काम और हमारी सफलता इसी में होती है कि वो लोग आए और वो नॉन स्टॉप लाफ्टर उन तक मिले। जो कविता इन्होंने सुनाई, मैंने भी कविता लिखी है ये कन्या भ्रूण वाले मामले में, लेकिन मैंने इनसे बिल्कुल अपोजिट स्थितियों में लिखी है। बिल्कुल मेरा मतलब जो दृष्टिकोण है अलग है, मैं इसलिए उसको रेखांकित करना चाहता हूँ क्योंकि इसमें इन्होंने कहा है कि जन्म से पहले मत मार मैया, अब सारी जिम्मेवारी माँ के डाल दी है। बाबुल भी कहा है, बाबुल हो गया तो वो सारा दोनों साथ हो गया, लेकिन मुख्य रूप से माँ की जिम्मेवारी। तो आप अपनी कविता तक ले जाएं हमें। मैं इस कविता तक, ये कविता के एक बंद मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। और ज्यादातर जिन्होंने भी कन्या भ्रूण हत्या में लिखा, ये इन्होंने बाबुल को साथ ले लिया, लेकिन उन सबका केंद्र ये रहा कि माँ अगर हाँ ना करती
तो जैसे कि उस कन्या का जो है वो बच्ची जाती है। हाँ, बच जाती है वो। लेकिन मेरा मानना ये है कि मेरी जो कविता है उसमें वो जो अजन्मी बच्ची, आप सुनाए, कविता सुनाए। मैं उसको आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि वो अपनी माँ का शुक्रिया अदा करती है कि उसकी माँ ने सहमति दे दी है। अगर वो एक बच्ची के रूप में जन्म लेती तो उसे हर बार मरना पड़ता, बच्ची के रूप में, युवती के रूप में और एक औरत के रूप में। उसकी एक बंद सुनिए आप कि माँ को जो हत्यारा कहते वे हैं मूड गवार, माँ को जो हत्यारा कहते वे हैं मूड गवार, गर्भ में तुमने मुक्ति दे दी मैं हूँ शुक्रगुजार। क्या बात है। कि आंख अगर मेरी खुल जाती उसमें बहते आंसू तेरे, कि आंख अगर मेरी खुल जाती उसमें बहते आंसू तेरे, रात गालियां सुनकर सोती ताने सुनती सुबह सवेरे, और नहीं लोरियां मुझको मिलती डांट टपट दुत्कार में पाती, नहीं तुम्हें खाने को मिलता दूध की धार कहां से आती, और दोनों के आंसू मिल करते, कि दोनों के आंसू मिल करते मेरा यूं श्रृंगार, गर्भ में तुमने मुक्ति दे दी मैं हूं शुक्रगुजार। वाह 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 मंजी, क्या बात है। आपने भी इतनी गहराई तक पहुंचकर और दूसरे कोण से उस व्यथा की कथा को इस तरह का कि उसमें एक प्रकार का तंज कह दीजिए या पूरे समाज के ऊपर एक व्यंग्य कह दीजिए। अगले ब्रेक की तरफ बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि हमारे जो पद्मश्री से अलंकृत कवि महोदय हैं, आप छत्तीसगढ़ से हैं, छत्तीसगढ़ में हिंदी कविता की परंपरा, आपके प्रेरणा के बारे में संक्षेप में कुछ कहें। मैं छत्तीसगढ़ में जब से राज्य बना 2000 से, तब से वहाँ राजभाषा आयोग है, उसका मैं सचिव हूँ राजभाषा आयोग का। और हिंदी काव्य मंचों में वहाँ लगातार कवि सम्मेलन होते हैं। और आपको व्यास जी मैं बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के लगभग 25% कवि सम्मेलन छत्तीसगढ़ में होते हैं। कवि सम्मेलन की वहाँ बहुत स्थायी परंपरा है। क्या बात। और उसके कारण हिंदुस्तान के तमाम कवि जिनके नाम जाने पहचाने जाते हैं वो सब एक बार 10 बार 20 बार, मंजीत, सरिता जी सब आ चुके हैं वहाँ, हिंदुस्तान के तमाम बड़े कवि। और इसलिए छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी और हिंदी दोनों का वातावरण। आपने बस्तर के बारे में भी कुछ कविता? हाँ जी, बस्तर के बारे में कविता लिखी है, लेकिन मैं 4 पंक्तियाँ कुछ ये कह दूँ। बिल्कुल। कि कविता दिलों को दिलों से जोड़ती है। कविता का काम है राष्ट्र को राष्ट्र से जोड़ना, कविता का काम है राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करना। मोदी और ओबामा जी में एक बात खास है कि दोनों में गजब का आत्मविश्वास है। वाह। मोदी और ओबामा जी में एक बात खास है कि दोनों के गरीबी का इतिहास है। मोदी जी और ओबामा में एक बात खास है कि जन समर्थन पूरा का पूरा उनके पास है। क्या बात है। ओबामा महान इसलिए नहीं भाई साहब कि उनकी आस्था बजरंगबली हनुमान में। ओबामा महान इसलिए भी नहीं भाई साहब कि उन्होंने महात्मा गांधी की फोटो टांगी है व्हाइट हाउस में। ओबामा महान इसलिए हैं कि वे भारत के लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। तभी तो पराग मेहता, निक राठौर, अंजनी राय, आरती मुखर्जी, पुनीत तलवार, नताशा बिलमोरिया और सोनल शाह को अपने सलाहकार मंडल में शामिल किया है। क्या बात। अशोक जी, आज की रात एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं ब्लैक हीरो ऑफ व्हाइट हाउस को सलाम करता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। तो व्हाइट हाउस को सलाम पहुंच रहा है इस कार्यक्रम की तरफ से, और जब जब सलाम करने का वक्त आता है पूरे जोश से, तो हम ठहर कर देखना चाहते हैं कि सही जगह तक सलाम पहुंचा कि नहीं। सो विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। To advertise in this show, please call 347-653-1309. Spirituality is the medium which frees our mind of all emotional shackles and temptations and guides us towards enlightenment and peace. Himali Spiritual Center is the gateway to liberation from pain, misery and suffering. Here, through religion, meditation, yoga, worship and gem therapy, all troubles are treated. Himali Spiritual Center, 718-887-2929. I am your immigration attorney, Michael Fulwani. And I'm your immigration attorney, David Nachman. Keep watching us, our program on immigration and you. For the latest information, updates, and developments about immigration law. Every Saturday at 8:15 p.m. And wake up to us on Sunday at 11:45 a.m.
मैं हूं इफ्तिखार चौधरी, हर्बल एंड होम्योपैथिक एक्सपर्ट इन नॉर्थ अमेरिका फॉर लास्ट 25 ईयर्स। क्या आप एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट से तंग आ चुके हैं? ट्राई होम्योपैथिक एंड हर्बल मेडिसिन, इंशाल्लाह शफा होगी। कॉल फॉर कंसल्टेशन 718-396-3600। Rajasthani Association of North America invites you to its 4th convention from 3rd July to 6th July. 3 days of Shandar entertainment, Rajasthani folk dances, Bollywood night with Patti Lahari and party, Lajawab Rajasthani food, special sessions for youth and matrimony, Dina Bazaar jewelry, register online, ranausa.org, 516-286-1774. वेलकम बैक, यू वाचिंग इनसाइड टुनाइट द शो। व्यास और आज के कार्यक्रम में हम काव्य सरिता के साथ आपसे जुड़ रहे हैं। तो मुझे हमारे शहर जोधपुर के शायर शीनकाफ निजाम की ये पंक्तियां आप तक पहुंचाने का जी करता है कि आज का दिन कितना अच्छा है, आज का दिन कितना अच्छा है, तेरी याद का फूल खिला है और मेरी सोच से बाहर आकर तू कितना अच्छा लगता है। तो ये जो अच्छा लगने वाले क्षण को सहेज कर शब्दों के द्वारा हम तक पहुंचाने वाली सरिता जी ने अपने नाम सरिता शब्द को लेते हुए भी कुछ रचनाएं कही हैं। उनमें से कोई एक कविता जी। दरअसल अशोक जी ऐसा हुआ कि अनायास अनजाने अनचाहे, आपने तो पढ़ा होगा छायावादी कवियों को, रीतिकालीन को, तमाम को पढ़ा होगा, मैंने हिंदी साहित्य में मैंने भी सबने पढ़ा हुआ है। तो हर कवि का अपना एक रंग, एक तेवर अलग हो जाता है एक समय आते आते। तो अनायास अनजाने सरिता मेरा नाम है चूंकि, तो नदी मेरे प्रतीकों में बहुत ही गहराई से, बहुत ही करीब आकर शामिल हो गई चुपके से, पता नहीं कब कैसे। तो मैंने कुछ पंक्तियां तो पढ़े हैं मंचों पर, लेकिन मैं ऐसी पंक्तियां पढ़ती हूँ जो मैंने कभी कहीं नहीं पढ़ी। नदी का स्त्री का समर्पण भाव आप देखिएगा, नदी के माध्यम से मैंने कहा है कि मैं नदी हूं, मैं तुम्हारे पास आऊंगी। मैं नदी हूं, मैं तुम्हारे पास आऊंगी, तुम समंदर हो, तुम्हें क्यों कर बुलाऊंगी। और मैं तटों के बीच बहती आ रही कलकल, नाम लेती है तुम्हारा हर लहर चंचल, तुम हृदय के द्वार अपने खोल कर रखना, मैं सुकोमल कामना से आ समाऊंगी। मैं नदी हूं, मैं तुम्हारे पास आऊंगी। और जो एक मुक्तक मैं बहुत मन से पढ़ा करती हूँ, स्त्री अपना परिचय देती है पूरी दुनिया को किस प्रकार नदी समंदर के प्रतीक से, वो 4 पंक्तियां। जी स्वागत है। कि लहर जैसी चपलता तो मुझ में भी है, वाह, लहर जैसी चपलता तो मुझ में भी है, अनकही एक विकलता तो मुझ में भी है। मैं नदी हूँ किनारों में सिमटी, मगर एक समंदर मचलता तो मुझ में भी है, एक समंदर मचलता तो मुझ में भी है। ये जो समुंदर मचलता हुआ है सबके भीतर कहीं ना कहीं, उस समुंदर को बाहर लाने में जो कवि के शब्द होते हैं वो भी कुछ मदद करते हैं। कुछ शब्द इस तरह हमारे पास ठहर जाते हैं कि वो बरसों बाद भी हमारे काम आते हैं। तो एक 2 पंक्तियां आपके साथ बांटते हुए मैं सुरेंद्र जी की तरफ फिर बढ़ूंगा। बात जब कविता की होती है कि कहा गया कि लब पे आती है बात दिल से हफीज, लब पे आती है बात दिल से हफीज, और बात दिल में कहां से आती है। क्या बात है। तो आपके दिल में कहां से बात आती है सुरेंद्र जी? देखिए ऐसा है कि कुछ कविताएं हम खुद लिखते हैं और कुछ ऊपर से जन्नत से कोई हमारे तक भेजता है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात यूएस में और जहाँ जहाँ तक आपका जाता हो वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ। एक समस्या है पूरे देश में, पूरे विश्व में, और वो समस्या है, वो आपके पास भी है, मेरे पास भी है, और वो समस्या है टाइम नहीं है। हर कोई बोलता है साहब, दिन में 25 बार बोलता है टाइम नहीं है। पूरा हिंदुस्तान कहता है टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, और हमारी आबादी 121 करोड़ हो गई जी। टाइम नहीं है तो इतनी, तो टाइम मिल जाए तो कितनी। टाइम नहीं है। बच्चा पैदा होते ही फेरेक्स, लैक्टोजिन, बोनीजान, ग्राइप वाटर, एबडेक खाता पीता है, डायरेक्ट चलने लग जाता है। उसकी माँ कहती मेरे बेटा, मेरे कान्हा, मेरे लाल, घुटनों के बल चल, थोड़ी बाल ढीला कर। बच्चा कहता माँ तेरी बात सही है पर मेरे पास टाइम नहीं है।
तो ये कहना चाहता हूँ कि दिल और दिमाग दोनों जोड़ कर रखें, क्योंकि जो इश्क मोहब्बत और प्यार है वो चाहे हिंदुस्तान हो या विदेश हो, हम तो भारत से आए हैं, भारत में रहते हैं, लेकिन आप यहाँ जो रहते हैं वो हमसे भी बड़े हैं, क्योंकि आपके दिलों में भारत रहता है। इसलिए हम आपका बहुत बहुत सम्मान करते हैं और आपने जो प्रश्न किया उसका जवाब मैं आप तक पहुंचाया। तो आपने बता दिया कि टाइम नहीं है, तो टाइम सचमुच हमारे पास भी कम है, लेकिन जितना भी टाइम है उसको अच्छे से अच्छे ढंग से हम कैसे उसके साथ अपना संबंध स्थापित करें, इसमें जो जोड़ने वाली कड़ी होती है उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक कार्य के बाद दूसरे कार्य, एक व्यक्ति के बाद दूसरे व्यक्ति। तो सरदार मंजीत सिंह जी ने कविताओं के साथ साथ इस बारे में भी विशेष महारत हासिल की है, जोड़ने वाली बात, और दर्शकों से और कवियों के बीच जो जोड़ने वाला पुल बनाते हुए आपके सामने क्या ये चुनौती भी आती है कभी सरदार मंजीत सिंह जी की एक तरफ हास्य के प्रति लोगों का रुझान रहता है, एक तरफ कुछ चिंतन प्रदान, भाव प्रदान, गहन कविताओं का एक कोश भी है, तो ये दोनों प्रस्तुत करनी है, दोनों तरह के कवि हैं, तो कैसे तारतम्य बिठाते हैं आप? कोई कविता के साथ भी हमें ये बात बताएं। वो दरअसल ऐसा है कि हर व्यक्ति जो है उसकी अपनी विशिष्टता है। सरिता जी हैं, उनका अपना रंग अलग है, वो अपने ढंग से पढ़ती हैं, और डॉक्टर दुबे हैं, उनका अलग तरीका है। तो आप क्या है उसी को जोड़ते हुए आपको चलना होता है। जैसे अब डॉक्टर साहब हैं तो हाँ, अब क्या है कि अलग तरीका होता है। कोई आदमी है वो ये पढ़ देगा कि साहब कोई लतीफ़े उसने तय कर रखे हैं वो सुना देगा, लेकिन जैसे मैं बात करता हूँ तो डॉक्टर साहब के रंग से बात करता हूँ। मैं बात करता हूँ डॉक्टर साहब का जो प्रोफेशन है, ये मेडिकल के डॉक्टर हैं, डॉक्टर सरिता हैं वो साहित्य की डॉक्टर हैं, तो उससे जुड़ी हुई बातें, और कई बार उनमें ऐसी बिल्कुल नितांत नई बात निकलती है जो कोई उसे लतीफ़ा भी समझ सकता है। अब जैसे मैं डॉक्टर साहब के बारे में ये कहता होता हूँ कि भाई डॉक्टर दुबे को अगर उनको जो मिली है पद्मश्री, वो उनकी कविताओं के लिए मिली है। अगर कविताओं के लिए ना पद्मश्री मिलती तब भी इनको पद्मश्री मिलती डॉक्टरी की वजह से। अब वो कैसे? क्योंकि आप सबको भी मैं बताना चाहता हूं कि डॉक्टर दुबे एक ऐसे डॉक्टर हैं जो बिना एनेस्थीसिया के ऑपरेशन करते हैं। सारी दुनिया में कोई लोकल एनेस्थीसिया देता है, कोई पूरे एनेस्थीसिया देता है, लेकिन ये डॉक्टर सुरेंद्र दुबे हैं, उनकी खासियत है कि ये बिना जो है एनेस्थीसिया के ऑपरेशन करते हैं। आप जानते हैं ऑपरेशन थिएटर पे पहले लेटाते हैं पेशेंट को, डॉक्टर के ऊपर जो उन्होंने बांध रखा होता है पट्टी हरी या सफ़ेद। अब ये जाते हैं ऑपरेशन थिएटर में, पेशेंट लेटा होता है, ये अपना पट्टी हटाते हैं, वो शक्ल देखते ही बेचारा बेहोश हो जाता है। तो अब ये चीज़ है, इनसे लिंकअप करते हैं, तो इनके सम्मान को भी संभाल के रखना है, क्योंकि इतने बड़े व्यक्ति हैं, इतने बड़े कवि हैं। ये जो सम्मान आप इस तरह से संभाल के रखते हैं तो कौन सी जगह है? क्योंकि वो रहता नहीं होगा वो। नहीं, ऐसा है, वो जगह वो है, वो लोगों के दिलों में जगह है, वो लोगों के मनों में जगह है। वो जगह आप तक है कि हम आए यहाँ और आप हमारे बारे में, हमने आपको कुछ भी नहीं बताया अपने बारे में, उस वीडियो के बारे में, सरिता जी की पुस्तकों के बारे में, लेकिन हम आप तक आए हैं और आप सबसे पहले वेल वर्स्ड हैं। तो मैं आपको सलाम करता हूँ कि आप जो है वो कहाँ से क्या क्या निकाल लेते हैं। मैं आपका सलाम लेके और सरिता जी की तरफ बढ़ रहा हूं। जब तो उनके साथ मेरा ये सवाल है, अगेन आज का मीडिया, सोशल मीडिया इतना हेल्पफुल है, जिसका उपयोग हमारे भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी भी करते हैं, और कविता और राजनीति का संबंध कई तरह से भारत में हमने देखा है। कई प्रधानमंत्री ऐसे रहे जिनका कविताओं की तरफ विशेष रुझान रहा। नरेंद्र मोदी जी भी लिखते रहे हैं गुजराती में, और सरिता जी की कविताओं के संकलन के विमोचन के अवसर पर भी नेताओं की उपस्थिति रही। प्रतिभा पाटिल जी, हमारी पूर्व राष्ट्रपति महोदया के साथ सुरेंद्र जी का हमने चित्र देखा। फिर अभी जो भारत के विदेश मंत्री हैं, तो वो कुछ चित्र ऐसे हैं जिसमें सरदार मंजीत सिंह जी उनके साथ बड़ी गहन चर्चा करते हुए दिखाई देते हैं। पता नहीं वो कुछ विदेश नीति के बारे में उसको बता रहे होंगे। 25-30 साल पुराने चित्र हैं जी। सुषमा जी जो है, मैं आपको बताऊं, हरियाणा प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्षा रही हैं, और हिंदी से उनका बहुत जुड़ाव रहा है। और जब भी कभी वो आए यहाँ, उनकी जो स्मरण शक्ति इतनी है कि जैसे अब हमने एक कार्यक्रम में 3 घंटे कविताएं पढ़ी 7 आदमियों ने, तो वो समापन किया करते थे। अब चूंकि उनके पास समय व्यस्तताओं के कारण कम है, तो वो किस कवि ने क्या कहा,
और उसके साथ जुड़ा हुआ, जैसे आपने मुझे कहा कि मैं उससे जुड़ी हुई बात करता हूँ, तो मैंने उन्हीं से सीखा कि वो जिस कवि ने कहा फिर उसका जवाब उसी, चाहे वो गद्य में चाहे पद्य में देती थी। और मैं ये सोचता करता था कि जब मैंने पहली बार उन्हें सुना कि शायद भाई इन्होंने इनको बहुत बार सुन रखा होगा, तो इनको इनकी पंक्तियाँ रटी हुई हैं। अब वो मेरे को पहली बार सुन रही थी उस समय, तो वो अब जो होता है ना कि हम पद्य में हैं तो एक लाइन इधर से इधर लगा दें, एक शब्द तो को फर्क नहीं पड़ता, वजन तो उतना रहता है। लेकिन जैसा मैंने बोला वैसा का वैसा उन्होंने उसमें कहा। तो कभी भी वो आगे जब न्यूयॉर्क आए तो उनसे ये जो है आप उनका ये जो हुनर है वो देखिएगा। बिल्कुल, सितंबर के महीने में उनके आने की संभावना है यहाँ पर। और सरकार जी, मैं ये बात लेकर आप तक आ रहा था। एक तो सवाल ये है कि भारत में जिस तरह से महिलाओं के प्रति उनके साथ विशेष सुरक्षा का भाव रखते हुए परिवार वाले, अगर वो बार बार जाती हैं कहीं, विशेष करके मंच पर जाएंगी, तो उन्हें लगता है कि न जाने क्या होगा, इसका जाना ठीक है या नहीं। तो आप भी इस तरह की संकोच वाली स्थिति पारिवारिक से निकली होंगी शायद। और उसके अलावा जो जैसे मैं चर्चा कर रहा था, जो राजनीतिज्ञों के साथ में जो संपर्क होते हैं साहित्यकारों के, उसके बारे में भी आप जी बिल्कुल, मैं इस बारे में ज़रूर बात करूंगी। ऐसा है कि एक समय था, आप जानते होंगे ये बात, ज़रूर सभी लोग जानते हैं कि कवियों को, कलाकारों को राज्य संरक्षण प्राप्त होता था। जैसे अकबर के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। तो मैं नहीं समझती कि शायद बहुत ज़्यादा ऐसी स्थितियाँ, लेकिन आज भी जैसे मैं हूँ, ऐसे बहुत सारे कवि हैं जिन्होंने कविता पर आश्रित होकर, मंचीय कविता पर अपनी नौकरियां छोड़ दी, अपने दूसरे प्रोफेशन में समय देना बंद कर दिया। तब मैंने ये जाना, ये महसूस किया जब मैंने घूमना शुरू किया। ये कुछ इलाका ऐसा है वेस्टर्न यूपी का जहां पर नुमाइशें होती हैं, मेले लगते हैं, और उन मेलों में साल भर में विराट कवि सम्मेलन बहुत समय से, 60-70 साल से होते चले आ रहे हैं। तो ये जो आपने प्रसंग उठाया, दो बातें कहना चाहूंगी। एक तो ये कि नौकरी से कविता में पूर्णतः इसलिए आ गई क्योंकि कविता मेरे जिंदगी में मेरा मिशन भी है, मेरा पैशन भी है, और अब मेरा प्रोफेशन भी है। तो और कोई चारा नहीं था, मेरे ऊपर इस कदर कविता हावी रहती है अब भी और रही है हमेशा। दूसरी बात यह है कि जो मैंने राजाश्रय वाली बात की, वो मैंने महसूस किया है कि निश्चित रूप से जैसे ये मैंने नुमाइशों की बात की, तो मैं एक प्रसंग बताऊं कि मुलायम सिंह जी अपने भाषणों में अक्सर कहा, उनका क्या राजनीतिक न्यूज चैनल्स पर है या जीवन में है, उसकी मैं बात बिल्कुल नहीं करूंगी क्योंकि मैं जानती नहीं, मेरा विषय नहीं है। मैं दूसरी बात करूंगी। वो बताते थे कि मैं नीरज जी को, बच्चन जी को सुनने के लिए, गोपाल सिंह नेपाली जी को सुनने के लिए रात भर मूंगफली का एक ठोंगा लेके लास्ट में बैठ के खाया करता था मूंगफली, और रात भर ठिठुरते हुए मैं उनको सुना करता था। उनका कविता से ऐसा प्रेम है। जब वो शासन सत्ता में आए तो उन्होंने सबसे पहले बच्चन जी और फिर नीरज जी, सोम ठाकुर जी, उदय प्रताप सिंह जी, इन सबको संरक्षण देना, मान सम्मान देना शुरू किया। और आज भी वो व्यक्ति, इस पक्ष को मीडिया शायद नहीं दिखाता, क्या कारण है मुझे नहीं पता, यही संस्कार उनके बच्चों में है। अखिलेश जी जो सीएम है इस समय, वो कवियों, कलाकारों का और महिलाओं का बेइंतहा सम्मान करते हैं, मेरी पर्सनल राय है। और दूसरी बात ये, अच्छा दूसरे ये जो कविता किताब का विमोचन आपने देखा, तो मैं एक बात आपको निवेदन कर दूं, मैं इस तरह के आयोजनों में स्वयं खर्च करके और टाइम लगा के करूं, ये मेरे लिए संभव नहीं है। लेकिन अगर उनकी तरफ से मेरे लिए ऑफर है कि भाई हम आपकी किताब का अपने भव्य तरीके से कराना चाहते हैं, तो ये मेरे लिए शुरू बहुत ही स्वागत की बात है। आपकी बात सुनते हुए ये भी प्रसन्नता है कि एक दूसरा चेहरा मुलायम सिंह जी का या अखिलेश यादव जी का, जो कि अभी विशेष करके उत्तर प्रदेश में इतनी सारी घटनाएं बलात्कार की होने के जी मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगी इसमें, जरूर आपको ये जानकारी देना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह हमारे बड़े भाई को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, मुलायम सिंह जी की जब जब सरकार रही है, 4, 5, 6 कवियों को हमेशा मंत्रियों के दर्जे मिले हैं, बड़े बड़े पद मिले हैं, उनको पूरी सुविधाएं, पूरा मान सम्मान। यश भारती की राशि जो 1 लाख से उन्होंने शुरू किया था, आज वो 5 लाख और 11 लाख हो गई। जो पहला पुरस्कार उन्होंने हरिवंश राय बच्चन जी को दिया था। तो ये परंपरा उनके यहाँ जो कवियों, कलाकारों के सम्मान की, ये बहुत अद्भुत है। और मैं अपने लिए, जो आपने एक बात कही कि आप भी उससे गुजरी होंगी, तो एक बात कहना चाहती हूँ। दूसरी है कि जो कविता, किताबों के विमोचन है, मैं उसमें पैसा क्यों खर्च करूंगी? मैं तो कविता पर आश्रित हूँ, मेरा पूरा जीवन इस पर, हमारे यहाँ कोई पेंशन भी नहीं होती, सोशल सिक्योरिटी नहीं होती, कुछ नहीं होता, तो मुझे तो अपनी चिंता करनी। तो मेरे सम्मान में अखिलेश जी ने, जो कि बहुत लंबे काल से मुझे जानते थे, नई किताब देखकर इसका हम करेंगे, मैं कभी नहीं करती, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी और गौरव की बात थी। और उन्होंने स्वयं अपनी कैबिनेट को आमंत्रित किया, पूरा हॉल सजवाया, उनके आवास का चित्र है ये जो आप देख रहे हैं, ये उनके आवास का है। तो ये मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की, और मैं ऐसे लोगों का आदर करूंगी जो कविता और साहित्य का आदर करते हैं। दूसरी बात जो आपने कहा था कि घर से निकलने में आपको, तो मैं 4 पंक्तियों में जवाब देना चाहूंगी। ये पंक्तियां मेरी धरोहर रही हैं, मेरी हौसला अफजाई करती हैं और मेरे हाथों में मशाल की तरह हैं।
पूरी दुनिया का सामना करने के लिए कि मुझसे मिलकर कोई मेरी बेखुदी से डर गया। वाह। मुझसे मिलकर कोई मेरी बेखुदी से डर गया, वो अंधेरे में जिया था रोशनी से डर गया। क्या बात। और उसके ज़हन दिल पे काबिज थी हवस की आंधियां, पास आया तो मेरी पाकीज़गी से डर गया। क्या बात, क्या बात। तो ये जब मशाल अपने हाथ में अपने संस्कारों की होती है तो मुझे लगता है कि दुनिया की और स्त्री में असीम शक्ति होती है साहब। हम कैसे भूल सकते हैं कि स्त्री दुर्गा भी है, स्त्री शक्ति का रूप है। तो मैं तो स्त्री में असीम शक्ति के ऊपर मुझे लगता है कोई भी उससे दो मत नहीं होंगे, पर प्रश्न ये आ जाता है कि उस असीम शक्ति को प्रकट करने के लिए समाज कितना जागरूक है। बहुत सारी बातें हैं जो कहीं हमें चिंतन की तरफ ले जाती हैं, कहीं चिंताओं से दूर हास्य की तरफ ले जाती हैं, पर एक समय ऐसा आता है जब उन सब बातों को समेट कर हमें नए पड़ाव की ओर चल देना होता है। और आज के कार्यक्रम का समापन करते हुए फिर एक बार आपके साथ ये बांट लेना चाहता हूँ कि इस 20 तारीख को शुक्रवार की शाम को एक विशेष कार्यक्रम इन तीनों कवियों की उपस्थिति में रंगारंग हास्य कविताओं का और गीतों का जो होने वाला है। एंड वंस अगेन विल डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन व्हिच इज राइट हियर एंड आई वुड रिक्वेस्ट वेरी क्विकली चंद्रभान जी टू से योर फोन नंबर 917-299-1589। Very good. So on that note, once again remembering with you that we are thankful to each and every one of you. इस कार्यक्रम के 6 महीने पूरे होने के उपलक्ष्य में जहां भारत से आए हुए कवि हमारे साथ आज हैं, इस शुक्रवार को संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी इनसाइड टुनाइट में आपके साथ होंगे। फिर एक बार पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी का, सरदार मंजीत सिंह जी का, डॉक्टर सरिता शर्मा जी का धन्यवाद, चंद्रभान जी का आभार और आप सभी का शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद करते हुए अनुमति। नमस्कार।